नमस्कार साथियों, सत्येंद्र कुमार मेरा नाम है और न्यूज़ फाइल आप लोग देख रहे हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में अब एक साल से भी कम का समय बचा है और हमारी कोशिश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की विधानसभा चुनाव सीटों तक पहुंचने की रहेगी। वहां के प्रत्याशियों से और वहां की जनता से हम रुझान जानेंगे कि आखिर क्या 2027 में उनका मन रहने वाला है, किस की सरकार वो लाना चाहते हैं। और सभी प्रत्याशियों से भी हम बात करेंगे, जो भी जिन भी पार्टियों के प्रत्याशी रहेंगे उनसे भी हमारी चर्चा होगी कि उनकी क्या रणनीति रहेगी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। इसी सिलसिले में आज हम मैनपुरी जिले में हैं और मैनपुरी जिले के जिला अध्यक्ष आलोक साकी जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे 2027 के चुनावों के बारे में कि क्या उनकी रणनीति रहने वाली है, क्या उनकी पार्टी की रणनीति रहने वाली है अगले 2027 के विधानसभा चुनावों के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी न्यूज़ फाइल पर। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक साल से भी कम का समय बचा है, पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, किन किन मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में उतरेगी अगले साल? समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में बिल्कुल चुनावी मूड में है और हमारे पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम सारे लोगों से कह दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जनता के बीच में रहें। और जो समाजवादी पार्टी ने विगत सरकारों में जो काम किए हैं उनको लेकर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और किसान, नौजवान, गरीब, व्यापारी, मजदूरों की हमेशा समाजवादी पार्टी ने सहयोग किया है, मदद की है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे श्रद्धेय नेताजी रहे हों या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हों, कहीं कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। और इस सरकार में आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, आप खुद ही बड़े पत्रकार हैं, आप एक भी परीक्षा नियमित रूप से नहीं ये करा पाए। सारे बेरोजगार छात्र छात्राएं सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। ये सारी चीजें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी ऐलान किया है कि सबसे पहले सरकार बनेगी, सबसे पहले जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका है, एक कलम से मुख्यमंत्री बनने के बाद 27 में उनका काम करेंगे। माताएं बहनों को जो धनराशि दी जाती थी उसको 40,000 रुपया प्रतिवर्ष करने का ऐलान किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। और बिजली 300 यूनिट फ्री बिजली उत्तर प्रदेश के में सरकार बनने पर उन्होंने घोषणा पत्र में पिछली बार भी जारी किया था, इस बार भी उन्होंने अपनी घोषणा पत्र बना रहे हैं। सर, आपने परीक्षा लीक की बात की, नीट का पेपर भी लीक हो गया था, काफ़ी बच्चों का भविष्य उसमें चौपट हुआ। कई सारे बच्चों ने उसमें सुसाइड भी कर लिया था। अब सरकार ने कहा है कि वो परीक्षा की जिम्मेदारी एनटीए से हटा के अब एयरफोर्स को दी जाएगी। एयरफोर्स के उसमें लड़ाकू विमान भी पेपर ले जाएंगे और मतलब सेना के अधिकारी उसको मोर्चा संभालेंगे। क्या कहना है, ये सरकार का फेल्यूर है पूरी तरह से? कोई ये जंग थोड़ी हो रही है, ये सरकार बिल्कुल फेल है। ये वो वहां तक नहीं पहुंच रहे जहां पेपर छपते हैं। जो मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेस जो पेपर छापती है, तो मेरा तो निश्चित मानना है कि वहां के शिक्षक, अध्यापक कोई ना कोई जरूर उसमें शामिल है, तब ये पेपर लीक होते हैं। क्यों नहीं शिकंजा कसा जा रहा? वैसे तो आप छोटी छोटी चीजों पर बुलडोजर लेके पहुंच जाती है सरकार, ये तो बहुत बड़ा काम है। अभी सर, आलू किसानों को भी उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। उससे पहले हमने धान की फसल देखी, धान की फसल का भी रेट बहुत ही कम मिला किसानों को। क्या कहना आपका, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो किसानों के हित में क्या कार्य किए जाएंगे? ये जो किसान बर्बाद हो रहा है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, सेंट्रल से दाम निश्चित किए जाते हैं। क्यों नहीं किसान का धान, आलू, लहसुन, प्याज, मक्का और इनकी दालें क्यों नहीं एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करते हैं? क्यों रोक लगा रखी है? खाद की किल्लत हमें अभी से देखने को मिल रही है। अभी तो धान की फसल की शुरुआत भी नहीं हुई, पौध वगैरह भी नहीं किसानों ने डाली। उससे पहले हमें खाद की, यूरिया की, डीएपी की किल्लत सर सुनने को मिल रही है। आने वाले समय में ये किल्लत और ज़्यादा बढ़ेगी।
आपका इस पे क्या विचार है? क्या अगर पार्टी सत्ता में आती है तो काला बाजारी खाद की रोकेगी या किसानों को इससे कैसे फायदा मिलेगा सर? देखिए, इस सरकार में तो केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। खाद भी की बोरी भी 5 किलो कम कर दी है। और निरंतर मैंने देखा है, हम लोग क्षेत्रों में रहते हैं, सोसाइटियों पे 500 से हजार हजार व्यक्तियों की लाइन लगी रहती है। सुबह 4-4 बजे से बेचारे अपना खाद लेने के लिए सोसाइटी पे लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको मिलती है पुलिस की लाठी, इसके अलावा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस जमाने में खाद की कोई कमी नहीं थी। सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी व्यवस्था किसानों के लिए की थी। हमारा इस देश का किसान जब मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। विधायकी आपके घर में लगातार 5 बार रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। इससे पहले आपके पिताजी विधायक थे, 2 बार शायद आप रह चुके हैं। कैबिनेट मंत्री भी आप रहे हैं सपा सरकार में। कहाँ पर सर चूक हुई जो आपकी सीट पिछली बार नहीं निकली, जबकि जनता आपको इतना प्यार देती आ रही थी? विधानसभा भोगांव जनपद मैनपुरी के सभी सम्मानित समाजवादी साथियों ने डटकर भारतीय जनता पार्टी से 22 में मुकाबला किया। हमको 2017 में 71,000 वोट मिला था। 22 में वही वोट 93 और 94,000 पे हम पहुंचे। तो विधानसभा भोगांव के उन सभी मतदाताओं को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने 22,000 वोट बढ़ा के समाजवादी पार्टी के पक्ष में भोगांव में डालने का काम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस ही अगर शराब बंटवाएगी और पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को एक एक महीना घर पे सोने नहीं देगी, जो जिम्मेदार हमारे साथी है उनको पुलिस पकड़ेगी, न तो उन पे कोई मुकदमा है, न कोई एफआईआर है, केवल इसलिए पकड़ेगी कि हमारी जिम्मेदार कार्यकर्ता है, ये बूथ पे रहकर शाम तक काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सो नहीं पाए एक एक महीना, और तमाम हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए, जेल में डालने का काम किया, बेईमानी की, पुलिस ने बूथों को लूटने का काम किया, समाजवादी पार्टी के बस्ते नहीं लगने दिए। तो चुनाव आप बताइए कहां से जीत जाएंगे? 4,000 वोट से चुनाव हमें भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव हरा दिया, और पूरा का पूरा योगदान हराने में पुलिस का रहा। ऐसे ऐसे नाम हमें, हमारी जानकारी में, जिन पुलिस वालों ने चुनाव वाले दिन समाजवादी पार्टी के बस्ते नहीं लगने दिए, लाठियां बरसाई, लाइन लंबी लगी है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया ये समाजवादी पार्टी की लाइन है, लाठियों से उस लाइन को भगाने का काम किया, मारपीट का काम किया, तो कहां से चुनाव जीत जाएंगे? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव जीत गई थी। बेईमानी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराया गया, वहां हराया गया वोट वाले दिन, उसके बाद काउंटिंग में हराया गया। भोगांव की जनता के बीच में ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि क्या आलोक जी को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर आपका क्या कहना? आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं अगले साहब? देखिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शीर्ष नेतृत्व का काम है किसको चुनाव लड़ाएं, किसको चुनाव न लड़ाएं। जो आदेश होगा अक्षर से हम लोग पालन करेंगे, और सरकार कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा हम इस पर जाना ही नहीं चाहते। 27 में सारे समाजवादियों ने कमर कस ली है प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अभी राम नरेश अग्निहोत्री भोगांव से विधायक हैं, उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है? विकास हो रहा है भोगांव में या विकास की जो रफ्तार है वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है? समाजवादी पार्टी ने जो सड़कें बनाई थी, जो हैंडपंप लगाए थे, जो बिजली की व्यवस्था की थी, सड़कें ज्यादातर 70% सड़कें खराब और गड्ढे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने नींव रखी थी, मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम उन गड्ढों को ही भरने का काम कर दे, जिससे किसानों की फसल तहसील तक और मुख्यालय तक आ सके। हॉस्पिटल में हम लोग कैंसर यूनिट लाई थे करोड़ों रुपए की,
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको यहाँ स्वीकृत किया था, आज बंद पड़ी हुई है। और मैनपुरी में कैंसर से सबसे ज्यादा अगर कोई मरीज है तो कैंसर के हैं। क्यों नहीं सरकार इसको चालू कराना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री जी भी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। क्या कहना है लाइट की व्यवस्था के बारे में आपका? हम लोग 17-18 घंटे देहात में रहते हैं और वहां से जब खबर आती है कि बिजली आती नहीं, मक्का की सीजन है, पानी मक्का में बहुत लगता है, बिजली आती नहीं। स्मार्ट मीटर के माध्यम से किसानों से धनवाई की जाती है और स्मार्ट मीटर का बहुत विरोध है, आम जनमानस इसका विरोध कर रहा है। 12 से 17 की सरकार में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जितने प्लांट लगाए थे बिजली की वो ही लगे हैं। अगर वो न लगाते, नई नई जैसे ईटा में लगा हुआ है, जब पूर्वांचल बांदा में लगाया था उन्होंने, कई जगह बड़े पावर प्लांट लगाए थे, उनकी वजह से बिजली इस प्रदेश को मिल रही है। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। अभी एक घटना आपने सुनी होगी खोड़ा वाली, जैसा कि आपने हिंदू मुस्लिम की चर्चा की, उसमें बकरीद वाले दिन एक हिंदू युवक को मार दिया गया मुस्लिम लड़कों के द्वारा, फिर उसका एनकाउंटर हो गया असद नाम के लड़के का। उस घटना पे आपका क्या कहना है? अब वो घटना कैसे हुई कैसे नहीं हुई अब इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस का निशाना बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। 1 किलोमीटर से वो टांग में ही गोली मारते हैं, गोली तो और भी कहीं लग सकती है, इतना निशाना हो गया पुलिस का। भाई ये कोई घटना हुई है, उसके लिए जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सजा तो न्यायालय देगा न कि पुलिस देगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार बनेगी तो जितने एनकाउंटर फर्जी इन्होंने किए हैं इसकी सबकी जांच कराएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता से पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें, गैस का उपयोग कम करें, विदेश यात्राएं करने से बचें। इन पे आपका क्या कहना है? अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि तेल कम खाइए, तो और कोई व्यवस्था कर दीजिए आम जनमानस के लिए। आप सोने पर रोक लगा रहे हैं, क्या ये संभव है? किसान अपनी बेटी का, गरीब किसान अगर शादी करेगा तो कुछ ना कुछ तो सोना उसको खरीदना ही पड़ेगा। ये सामाजिक रिश्ते हैं, सामाजिक चीजें हैं। एक आखिरी सवाल, आपकी विधानसभा भोगांव है, अगर आप चुनावी मैदान में आते हैं तो भोगांव की बुनियादी समस्याएं क्या क्या हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और जीतने के बाद उन पे आप सबसे पहले काम करेंगे? देखो, किसानों का सबसे पहले महत्वपूर्ण काम, उनकी फसल तहसील मुख्यालय तक आ जाए, और अगर वो मुख्यालय तक लाना चाहते हो, जिला मुख्यालय तक, तो वहां आराम से आ जाए। उसके लिए सड़कों की जरूरत पड़ती है, अच्छी व्यवस्था सड़कों की हो, उनको भरपूर बिजली मिले, पानी की समस्या खत्म हो, और स्वास्थ्य की समस्या ये और शिक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण काम है। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आलोक शाक्य जी। देखा आपने किस तरह से इन्होंने सभी सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया और अगले साल 2027 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ फाइल के साथ बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ये चैनल निरंतर तरक्की करे और देश का एक अच्छा नंबर 1 का एक चैनल बने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।